बीजेपी कर्मचारियों के लिए आज अच्छे दिन आ गए। जी हां, बम्पर जीत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत की खुशी पार्टी के कर्मचारियों के साथ कुछ देर में बांटेंगे। वो पार्टी के कर्मचारियों को 3 महीने का बोनस देने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस की है, बीजेपी कार्यालय की ऑफिस है, जहां पर कार्यकर्ता जो है वो यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं, जो कर्मचारी हैं वो यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली है बीजेपी को, पूरे देश में जिस तरह से पूरी मोदी लहर बनाई गई और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है, कर्मचारियों ने दिन रात काम किया, जी जान लगा दिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कहीं ना कहीं उसके बाद जो जीत मिली बीजेपी को, भारी बहुमत मिला खुद बीजेपी को सिर्फ, और उसके बाद एनडीए की सरकार केंद्र में बनी। उसके बाद इसी जीत को मनाने के लिए यहां पर सभी पहुंचे हैं और 3-3 महीने का बोनस दिया जा रहा है। हमारी संवाददाता रीमा पराशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीमा, वाकई जिस तरह से कर्मचारियों ने बूथ लेवल पर या लोगों के साथ जुड़कर जिस तरह से काम किया, मोदी वेव बनाया, और जिस तरह से अब भारी बहुमत के बाद, जीत के बाद अब ये सरकार बनी है, उसका तोहफा है ये जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, हम तोहफा ही कहेंगे, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो न सिर्फ अपने मंत्रियों को बल्कि पार्टी के नेताओं को भी ये बात कहे जा रहे हैं। कई बार ये संदेश दिया जा चुका है कि भले ही जीत मिल गई हो लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी ना भूले और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखे। न सिर्फ मंत्री बल्कि नेता और कार्यकर्ताओं के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर लगभग सभी जो कर्मचारी जो भी यहाँ पर काम करते हैं बीजेपी के मुख्यालय में अशोक रोड पर, उन सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। वो सब इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को और मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी उन सबके साथ अपनी जीत के जश्न को मनाएंगे और उसके बाद जो घोषणा जिसका इन लोगों को इंतजार है 3 महीने के बोनस की, उस घोषणा को अंजाम दिया जाएगा। रीमा, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता तो हमें नजर आ रहे हैं ऑफिस में, नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आने का समय 5 बजे का था। अब इंतजार है कि वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से अब पार्टी को ये दिखाना है कि क्या वो वादे जो लगातार किए जाते रहे थे उस एजेंडे पर अब पार्टी किस हद तक चलेगी सरकार में आने के बाद, और यही जो लगातार हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं, तमाम घोषणाएं हो रही है सरकार की तरफ से, वो यही दिखाने की कोशिश है कि वो सभी वादे जो यूपीए से हटकर एनडीए ने और बीजेपी ने किए थे उन्हें अमल में लाने की कोशिश है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दिया जाएगा कि उन्होंने जीत के मुकाम तक नरेंद्र मोदी को पहुंचाया और उन्हें मोदी अभी भूले नहीं है। बिल्कुल, हर किसी को क्रेडिट देने की कोशिश नरेंद्र मोदी की और साथ लेकर चलने की कोशिश। रीमा, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे हम और जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं। यहां पर थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के पहुंचने वाले हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात होगी, उनसे मुलाकात करेंगे और इंतजार कार्यकर्ताओं को बोनस का। जाहिर सी बात है, खुशी की बात उनके लिए, क्योंकि अच्छे दिन उनके लिए वाकई अब आ गए हैं। 3 महीने का बोनस का ऐलान किया नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही और आज वो बोनस इन्हें दिया जाएगा। तो अब थोड़ी देर में इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि 5 बजे का ही वक्त दिया गया था, इसलिए यहां पर तमाम कार्यकर्ता यहां पर जुट गए हैं, क्योंकि जी जान से मेहनत की थी हर एक कार्यकर्ता ने। नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि हर एक बूथ इंपॉर्टेंट है, हर एक बूथ महत्वपूर्ण है जीत के लिए। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में, अपने रैलियों में ये बात कही थी और कहीं ना कहीं उनकी बात इस तरह से गहराई से कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग पर छाई कि हर एक बूथ स्तर पर लोगों ने मेहनत किया, काम किया, और ये साबित होता है जिस तरह से जीत मिली बीजेपी को, वो जीत से साबित होता है कि किस तरह से लोगों ने काम किया है जी जान से, और कहीं ना कहीं उसी का तोहफा देना चाहते थे नरेंद्र मोदी और वो अब देने वाले हैं। थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, आपको हम ले चलेंगे एक बार फिर से यहां पर जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हामिद अंसारी से मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी ने, तब की तस्वीरें हैं। तो अच्छे दिन यहाँ पर कम से कम आ गए हैं। तो एक उनका अंदाज आपको हमने दिखाया। दूसरा अंदाज आपको बताते हैं बाराबंकी में आज क्या कुछ हुआ। बाराबंकी की बीजेपी सांसद प्रियंका रावत ने अपने पिता को सांसद प्रतिनिधि बना दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद
उन्हें फोन किया और फटकार लगाई। खबर है कि मोदी ने सांसद को कहा कि वो किसी और को अपना प्रतिनिधि बनाए। मोदी के फोन के बाद सांसद कह रही हैं कि पिता को सांसद प्रतिनिधि बनाकर उन्होंने अस्थायी व्यवस्था की थी। थोड़े अलग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेतृत्व पर सवाल उठे ये मंजूर नहीं, जो सोच लिया उसे करके दिखाने में भरोसा करते हैं। कह दिया कि परिवारवाद और वंशवाद बंद तो समझो बंद। तभी तो बाराबंकी से बीजेपी सांसद को फोन घुमा दिया और पूछ लिया कि आखिर उन्होंने अपने पिता को सांसद प्रतिनिधि कैसे बना दिया। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली में जैसे ही मोदी सरकार ने शपथ लिया, बाराबंकी में बीजेपी की सांसद प्रियंका रावत ने खुद एक सर्कुलर किया और अपने पिता उत्तम राम को सारे सरकारी और विकास कामों के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। बीजेपी सांसद ने वो चिट्ठी जिले के सारे अधिकारियों को भेज दी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन शपथ लेने के 2 दिनों बाद प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को हिदायत दे दी कि वो अपने पर्सनल स्टाफ में रिश्तेदारों को शामिल ना करें। मंत्रियों को निर्देश देने के पीछे प्रधानमंत्री की मंशा रही होगी कि संदेश नीचे तक जाएगा, लेकिन बाराबंकी की सांसद पर मोदी के संदेश का कोई असर नहीं हुआ। उनके पिता सांसद प्रतिनिधि पद पर बने रहे। फिर क्या था, रविवार की रात मोदी ने प्रियंका रावत को फोन किया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने सांसद को कड़ी फटकार लगाई और किसी दूसरे को सांसद प्रतिनिधि बनाने को कहा। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने भले ही एक सांसद को फोन किया हो, लेकिन संदेश बीजेपी के उन सभी सांसदों के लिए था जिन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ में अपने रिश्तेदारों को भर रखा है। नए प्रधानमंत्री के इस तेवर से ये बात भी साफ है कि पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी नई सरकार। रिश्तेदारों को दफ्तर और कामकाज से दूर रखने की हिदायत के बावजूद अपने पिता को प्रतिनिधि बनाए रखने पर अड़ी सांसद प्रियंका रावत को राह पर लाने के लिए आखिरकार खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ा। जाहिर है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी को अंदाजा हो गया होगा कि पार्टी को अनुशासित करने की राह इतनी आसान नहीं है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के अलग अलग अंदाज। 26 मई को शपथ के बाद से नरेंद्र मोदी के अलग अलग अंदाज सामने आ रहे हैं। औरों से अलग होने के पैमाने पर मोदी ने एक और मिसाल कायम की है। स्कूली किताबों में अपनी जीवनी शामिल करने को लेकर मोदी ने सख्त एतराज जताया है। 7 रेस कोर्स में पहली बार कदम रखते नरेंद्र मोदी। इस तस्वीर में कुछ भी अलग नहीं। शपथ के बाद मोदी को प्रधानमंत्री के इसी सरकारी आवास में आना था। कुछ अलग है तो वो खबर जो 7RCR का रुख करने से पहले मोदी को मिली, उस खबर पर मोदी ने फौरन ट्वीट किया। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ राज्य चाहते हैं कि अपने यहाँ के स्कूली किताबों में मेरी जीवनी और मेरे संघर्ष भरे सफर की कहानी पढ़ाई जाए। मैं हैरान हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को यह खबर हैरान कर गई। उनका सीधा सीधा इशारा गुजरात सरकार की तरफ था, जिसने पहले ही ये तय कर लिया था मोदी की जीवनी को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। चाय बेचने से लेकर संघ प्रचारक और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तक वो कहानी जो पूरी चुनावी गहमागहमी में सुर्खियों में रही। इस दौर में मोदी के संघर्षों का बखान करती एक चित्रकथा बाल नरेंद्र भी खासी पॉपुलर हुई थी। विधि द्वारा स्थापित नरेंद्र मोदी ने जब पीएम की शपथ ली तो गुजरात सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो 2015 से स्कूली सिलेबस में मोदी की जीवनी शामिल करेगी। इस ऐलान पर मोदी ने इतराज जताया। ये खबर पढ़ने के बाद ही उन्होंने गुजरात के शिक्षा मंत्री को फोन कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरे पर फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि जीवित व्यक्ति की जीवनी के ऊपर किसी टेक्स्ट बुक में ये लेना उचित नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए आप इसको ड्रॉप करें। तो राज्य सरकार ने मैंने उसी समय फोन पे ही साहब को बता दिया है कि अब इस विचार में हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतराज के बाद गुजरात सरकार ने उनकी जीवन गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल न करने का फैसला लिया है। हालांकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे जब राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जीवन गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने का फैसला लिया था।
मोदी की जीवनी को स्कूली सिलेबस में शामिल करने को लेकर ये चर्चा नई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ऐसी चर्चाओं से परहेज ही रखना चाहते हैं। बात सिर्फ इसे लेकर बहस मुबाहिसे या किसी संभावित विवाद की नहीं, बल्कि एक आदर्श की भी है जो मोदी अपने फैसलों से स्थापित करना चाहते हैं। एक मिसाल कि सत्ता और शक्ति जब आपके हाथ में हो तो आप अपनी नहीं, आपसे आस लगाए लोगों की सोचिए। 10 निर्देशों के साथ ऐसी हिदायत वो अपने सहयोगी मंत्रियों को भी दे चुके हैं और अब जीवनी को सिलेबस में शामिल करने पर एतराज जताकर इसे खुद पर भी लागू किया है। तभी तो हम कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री जरा हटके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर तमाम पाठ्य पुस्तकों में एक अध्याय जोड़ा जाए, ऐसी मांग तब से उठती रही है जब वे मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने इन तमाम कोशिशों पर विराम लगा दिया है और ये साबित कर दिया है कि वे जरा हटकर हैं। अहमदाबाद में गोपी धांधर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। वैसे सियासत करने वाला हर शख्स इस कुर्सी पर बैठना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी के जिंदगी का वो क्षण है जिसको वो शायद कभी ना भूल पाए। पहली बार सांसद बने मोदी सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी ने इस सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मैं प्रधानमंत्री जरा हटकर बनने वाला हूं। इसका मुजाहिरा मोदी ने उसी दिन कर दिया जब वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। संसद के सेंट्रल हॉल में जाने से पहले मोदी ने सीढ़ियों पर शीश नवाया और लोकतंत्र के मंदिर को नमन किया। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री रहे। मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण से पहले बापू की समाधि पर शीश नवाते नहीं देखा गया था। 26 मई को शपथ से पहले मोदी ने एक नई शुरुआत की। मोदी सुबह सुबह ही राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि की परिक्रमा की, फूल चढ़ाए। इस मामले में उन्होंने नई परिपाटी बनाने के साथ साथ अपनी पार्टी की परंपरा भी तोड़ी। बीजेपी का कोई नेता या प्रधानमंत्री अहम मौके से पहले बापू की समाधि पर नहीं आया था। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी अनूठे अंदाज में कराया। राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में वो शपथ लेने वाले भले ही पहले प्रधानमंत्री न हों, लेकिन शपथ समारोह में सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पहली बार बुलाकर एक मिसाल जरूर कायम की। शपथ लेने के बाद पाकिस्तान समेत सार्क देशों के साथ आपसी मुद्दों पर बातचीत कर मोदी ने अपनी खुली विदेश नीति का परिचय दे दिया। इसकी तारीफ तमाम नेताओं ने की। शपथ के अगले दिन मोदी अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां भी एक नजीर पेश की। बापू की एक नई तस्वीर रखकर महात्मा गांधी की तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले से दीवार पर टंगी रहती है, लेकिन मोदी ने इसके अलावा एक और तस्वीर अपने दफ्तर में रखवाई। ये श्रद्धा सिर्फ बापू की तस्वीर से नहीं बल्कि उनके उसूलों से है। मोदी ने श्रद्धा सुमन के साथ ये संकेत भी दिए। इसके बाद कुर्सी पर बैठने के बजाय वो प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरे पर निकल गए। मोदी पीएमओ के अलग अलग विभागों में गए, साथ काम करने वाले अधिकारियों से मिले और बातों बातों में अपने इरादे उनसे भी जाहिर कर दिए। जहां तक पहले दिन के काम का सवाल है तो कार्यालय के बाद अलग अलग बैठकों मुलाकातों में 19 घंटे गुजारे मोदी ने। ये जज्बा ही मोदी को पीएम जरा हट करके की कतार में खड़ा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। मोदी का एक और अंदाज है सोशल मीडिया पर सक्रियता का। अपने पूर्ववर्ती पीएम मनमोहन सिंह से अलग नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में खूब सक्रिय रहते हैं। उनके पीएम बनने के बाद फेसबुक पर पीएमओ का जलवा भी नजर आने लगा। फेसबुक पर पीएमओ इंडिया नाम के बने पेज को 4 दिनों में 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मिल गए हैं। गौरतलब है कि मोदी ने 26 मई को पीएम पद की शपथ ली थी और 27 मई को यह पेज आ गया। तब से लगातार इस पेज को लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के प्रबल हिमायती हैं। वो अपने मंत्रियों को सोशल साइट्स के माध्यम से देश की जनता से जुड़ने की अपील कर चुके हैं।